हेलो पाई क्लासेज व्यूअर, आप सभी को इस चैनल पर फिर से स्वागत है। इस चैनल पर एक नए सीरीज के अंतर्गत 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे 11th क्लास के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है सेट, और इसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, निम्न में से कौन सा समुच्चय है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा समुच्चय है। ऑप्शन ए है भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह, विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह, सी में हो जाएगा आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, और डी है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय कहते किसको हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जो वेल डिफाइंड हो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा वस्तुओं का संग्रह जो दुनिया के हर व्यक्तियों के लिए सत्य हो, किसी पर्सनल चॉइस पर ना हो, हमारे लिए सत्य हो, आपके लिए भी सत्य हो, पूरा दुनिया के हर व्यक्तियों के लिए अगर वो सत्य होता है तो वो समझेंगे कि समुच्चय है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा गया है भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह। यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो लेखक होते हैं वो जिस क्षेत्र के लेखक होंगे उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ होंगे। जैसे हमारे एरिया से बिहार से मान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद्र, ये महान लेखकों के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन अगर यहीं चले जाएंगे हम साउथ के तरफ में, तो वहाँ पर जब देखेंगे चेन्नई के तरफ में, तो वहाँ के लेखक जो होंगे उनको वो लोग महान मानेंगे, यानी कि उधर के जो लोग होंगे उनको अच्छा बताएंगे। यानी कि दुनिया के या हर व्यक्तियों के लिए, भारत के हर व्यक्तियों के लिए 5 गो लेखक चुनने के लिए बोला जाएगा कि आप बताइए 5 गो अच्छा लेखक। तो कोई किन लेखकों का नाम बताएगा तो कोई किसी और का नाम बताएगा। मतलब कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है कि सबके लिए ये कहीं सत्य नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह करना संभव नहीं है। ये पर्सनल चॉइस पे हो जाता है कि आपको कौन से लेखक का कहानी या कविता अच्छा लगता है, उसको आप अच्छा बताएंगे। लेकिन जिनको दूसरे लेखकों का किताब या कहानी अच्छा लगती है तो वो उनका बताएंगे। दूसरा नंबर है विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह करना संभव नहीं है। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे देश में जो सबसे खतरनाक जानवर है उसको शेर मार लेते, शेर है उसको मान लेते हैं कि वो सबसे खतरनाक जानवर है। लायन सबसे खतरनाक जानवर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में है। अगर वैसा देश कहीं जहाँ पे शेर है ही नहीं, उस देश के लिए शेर कभी भी खतरनाक जानवर नहीं हो सकता है, क्योंकि उस देश में तो शेर है ही नहीं है। तो जब कहा जाएगा कि बताइए कि आप 5 खतरनाक जानवरों का नाम बताइए, तो जो उस एरिया में जो जानवर स्थित हैं, रह रहे हैं और वो किसी लोगों पर हमला कर रहे हैं या वो हानि पहुंचा रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वो खतरनाक हैं। लेकिन जिस देश में या जिस क्षेत्र में वो कोई जानवर है भी नहीं किया है तो खतरनाक नहीं हो सकता है। यानी कि ये भी सबके लिए सत्य नहीं है, ये भी क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। ये भी क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। हमारे देश में शेर अगर खतरनाक है हमारे देश में, क्योंकि शेर है वो किसी की हत्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन जिस देश में शेर हाईवे नहीं किया है उस देश के लिए कैसे वो खतरनाक होगा? तो ये भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि समुच्चय वही होगा जो सबके लिए सत्य हो। ऑप्शन सी है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी कि यह भी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहा है कि 11 बल्लेबाजों का संग्रह कीजिए, तो हमारे तौर से 11 बल्लेबाज कोई और होगा, आपके तौर से 11 बल्लेबाज कोई और होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के तौर से कोई और होगा। कहने का मतलब है कि सबके लिए सत्य नहीं है। हमारे लिए विराट कोहली पसंद है तो हो सकता है कि किसी के लिए सचिन तेंदुलकर पसंद हो, किसी के लिए MS धोनी पसंद हो। सबके चॉइस जो है वो अलग अलग है। हम 11 बल्लेबाजों का संग्रह बनाना चाहेंगे। मान लीजिए धोनी बताए, सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इस प्रकार से 11 बल्लेबाजों का नाम जब रखेंगे तो हम जो बोलेंगे वो कुछ अलग अलग हो सकते हैं। आप जो 11 बल्लेबाज रखिएगा उसका अलग हो सकता है। जबकि जानते हैं कि समुच्चय वही होगा जो सबके लिए सत्य हो। यानी कि ये भी समुच्चय नहीं है।
अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारे कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है, क्योंकि हमारे कक्षा में अगर मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं, तो हमारे कक्षा में जब 100 विद्यार्थी हैं तो किसी भी विद्यार्थी के बारे में हम जान सकते हैं, उसका नाम जान सकते हैं, उसका पता जान सकते हैं। कोई दूसरे क्लास का स्टूडेंट भी आकर पूछेगा कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो 100 विद्यालय हैं, बच्चे में हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हैं। हम भी पूछेंगे तो कितने हैं, तो 100 हैं। यानी कि वो सबके लिए सेम है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए ला देंगे तो 100 एक क्लास में बच्चे हैं तो सबके लिए 100 गो हैं, ना कि कम है ना कि ज़्यादा। और सब बच्चों के बारे में हम जान सकते हैं, सबके लिए सत्य है, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। तो यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा गया है कि निम्न में से कौन समुच्चय में नहीं है। बताना है कि इसमें कौन समुच्चय में नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा गया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट का ऑब्जेक्टिव, तो इस सेट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए 7 प्रश्न हैं, एक्सरसाइज 1.1 में मान लेते हैं 7 प्रश्न हैं, तो क्या आपके लिए 10 क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं है, आपके लिए भी 7 ही प्रश्न होंगे। भारत के किसी भी बच्चों के लिए जो इस बुक को पढ़ते हैं उनके लिए इतना ही क्वेश्चन है, यानी कि वो वेल डिफाइंड है, सबके लिए सत्य है। हमारे लिए क्वेश्चन कोई दिया गया है तो आपके भी बुक में वही दिया गया होगा। तो वही कहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा समुच्चय नहीं है, लेकिन ये तो समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में प्रश्नों को आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है वो समुच्चय के है अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए सत्य है। उसी तरह ऑप्शन बी है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र जो है जो भी उपन्यास लिख दिए हैं अब उनको दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि उन्होंने 10 उपन्यास लिखा है, तो हमारे लिए भी 10 उपन्यास है, आपके लिए भी 10 है, किसी दूसरे व्यक्ति को ले लिए उसके लिए भी 10 है, यानी कि वो सबके लिए वही 10 उपन्यास है। उसमें ना चेंज कर सकते हैं हम लोग, बदल बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अभी जीवित नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो जितना उपन्यास है वो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए मान्य है, किसी एक के लिए नहीं। यानी कि यह भी समुच्चय है, ये दोनों समुच्चय है। तो लेकिन इसमें बताना है कि समुच्चय नहीं है। अगला देखेंगे ऑप्शन सी कह रहा है 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम होना चाहिए, वो भी प्राकृत संख्या। तो 100 से कम प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा आपका? 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से करते 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 1 तक आ जाएंगे प्राकृत संख्या, या 1 से लेकर 99 तक। तो ये 100 से नीचे की जितनी प्राकृत संख्याएं हैं 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह से 1 तक, हमारे लिए भी उतना ही है और आपके लिए भी यही संख्याएं हैं। ये नहीं कि हमारे लिए 99 से 100 से कम कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, 98 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है तो आपके लिए 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारे लिए यहाँ पर लिखा गया है वो भी आपके लिए भी सत्य है, यानी कि यह भी समुच्चय में है। इसमें देखेंगे लिखा गया है कि भारत के सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये असत्य है, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस पर निर्भर करता है कि वो कोई लड़की है वो आपको देखने में कैसा दिख रही है। यानी कि अगर कोई ऐसे लड़की है जिसको आप डेली देखेंगे तो देखते देखते ही सुंदर लगने लगेगी, या अपने आसपास के लोगों को बताइएगा कि ये सुंदर है, और कोई दूसरे जगह जिसको देखे नहीं है उसको कैसे बताएंगे। यानी कि ये पर्सनल चॉइस पर है, ना कि ये सबके लिए सत्य है। आप देखते हैं किसी लड़की को, अगर वो सुंदर लग रही है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो सुंदर न लगे। यानी कि हर व्यक्तियों के लिए असत्य नहीं है, यानी कि यह समुच्चय नहीं है। तो यही पूछा था कि बताइए कि समुच्चय नहीं कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे तो लिखा गया है कि मैथमेटिक्स का रोस्टर रूप क्या होगा। हमें ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं। कोई भी शब्द या समूह दिया गया है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर, मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर जब लिखा जाता है और एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना होता है तब उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप भी कहते हैं। तो इसको जब लिखना होगा मैथमेटिक्स को कैसे लिखेंगे? पहले मिडिल ब्रैकेट लेना है, इसमें से एक अवयव को लिखना है, बीच में कॉमा दे देना है, ए लिखना है, फिर अगला टी लिखना है, एच लिख लिए,
ई भी लिख लिए, लेकिन अगला बात चलेंगे तो फिर ए में आ गया, जबकि रोस्टर फॉर्म में एक अवयवों को दोबारा नहीं लिखना है तो इस एम को नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए पहले आया हुआ है, फिर टी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एम ए टी पहले भी आ चुका है। तो बच गया आई और ये हो गया सी, उसके बाद में एस। तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन मिलाएंगे एम ए टी एच ठीक चल रहा है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आई होना चाहिए, आई नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा और टी आ चुका है, क्योंकि जानते हैं कि एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना होता है, इसीलिए ये सेट रोस्टर फॉर्म नहीं होगा मैथमेटिक्स का। उसके बाद में अगला देखेंगे एम ए टी एच ई, आई सी और एस, यानी कि करेक्ट है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया है बेटर, बेटर शब्द का रोस्टर रूप यानी कि सारणीबद्ध रूप क्या है। लिखना स्टार्ट करना है, बी को लिख लिए मिडिल ब्रैकेट के अंदर, फिर ई को लिख लिए, टी को लिख लिए, फिर टी को नहीं लिखना है, एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, टी को नहीं लिखेंगे, ई को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ई आ चुका है, उसके बाद में आर। ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा सही है, बी ई टी, टी यहाँ पे दुग आ गया है, इसका मतलब ये गलत हो गया, बी ई टी इसमें आर ए नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देखेंगे बी डबल टी है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखेंगे आर ई बी टी, अभी बताए हैं कि एक अवयवों को दोबारा नहीं लिखना होता है, लेकिन इसको कहीं भी लिख सकते हैं, बीच में लिखिए, शुरू में लिखिए, बाद में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर यहाँ लिखा गया है, ई लिखा गया है, उसके बाद में टी और ये आर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब सेम ऐसा नहीं लिखा गया है, बोले हैं कि इसके क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, क्रम को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन एक अवयवों को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 5 देखेंगे तो लिखा गया है यदि a बराबर x जहाँ x एक पूर्णांक है और x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। आपको ध्यान रखना है कि जिधर मुंह ये खुला हुआ फाड़ा हुआ मुंह रहेगा, इस तरह से मुंह फाड़ देगा, समझिए कि उधर बड़ा है, और जिधर ये नुकीला भाग है उधर क्या है, छोटा है। मुंह जिधर इस तरह से फैलाया गया रहेगा वो बड़ा है, और जिधर नुकीला भाग है वो छोटा है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इसका रोस्टर रूप इनमें से कौन सा होगा। तो रोस्टर रूप में जानते हैं कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए बी ए बराबर दिया है तो ए बराबर लिख लेते हैं। लिखने के लिए संख्याओं को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर लिखना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। कह रहा है -3 से बड़, तो -3 से बड़ कौन सा संख्या है, तो -3 से बड़ आपका हो जाएगा -2। ऐसे मत कह दीजिएगा कि -3 से बड़ -4, नहीं -2, क्योंकि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है उतना ही छोटी होती जाती है। तो -3 से बड़ा हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखेंगे कि 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से छोटा है। पहले इसको देखिए कि x का मान -3 से बड़ है, क्योंकि x के तरह वो मुंह फाड़ कर खड़ा है, तो जिधर ये मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। x का मान -3 से बड़, -3 से बड़ हो गया -2, -1, 0, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है कि 7 से छोट होना चाहिए, क्योंकि 7 के तरफ खुला हुआ मुंह है, मतलब कि 7 बड़ है। 7 जब बड़ है तो ये x क्या होगा, 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटा मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेके चलेंगे। मिलाएंगे कि ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ये देखेंगे 1, तो ये तो 3 से स्टार्ट है, इसका काम खत्म, ये भी खत्म। इसको देख लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गया है, इसका भी काम खत्म। ये वाला देखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही हो गया। इसी पर एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 लिखा गया है यदि b बराबर x जहाँ x एक पूर्णांक है, एवं
एक्स स्क्वायर का मान है जो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, क्योंकि 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 4 बड़ है। जब 4 बड़ है इसका मतलब कि हई एक सवा जौन बा ई छोट बा। अगर आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति है इसका मतलब आप उससे छोटे हैं। उसी तरह से हई 4 बड़ बा मतलब हई एक से छोटा है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि पूर्णांक संख्या का है। पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस के रूप में लिखा जाता है तो वो संख्याएं पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या का मतलब यह पूरा पूरा रहेगा। पूर्ण अंक यानी कि पूर्ण प्लस अंक, ये पूरा पूरा अंक रहेगा, लेकिन प्लस माइनस में हो सकता है। तो देखिए इसका स्क्वायर करके देखिए कि 4 के बराबर होना चाहिए चाहे 4 से कम। यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे इसका माइनस में, इसका भी स्क्वायर कर लिए, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि काम खत्म, क्योंकि 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोट भी हो सकता है। तो 4 से छोट में 0 हो गया है। उसी तरह से 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन इस 3 का करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 तो लिखना नहीं है, हमें लिखना कितना तक है, 4 ही तक मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो इसमें आ गया है आपका b बराबर कितना आया है, -2, -1, 0, 1 और t2। इन्हीं को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 4 के बराबर आएंगे ना तो 4 से छोट आएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं कि कौन सा सही है, -2, -1, यहाँ पे माइनस है, -1, 0, 1 और 2। इधर तो वैसा नहीं है क्योंकि ये प्लस में है और वो भी माइनस में संख्या दिव्य नहीं किया गया है, ये तो दुइये गो है। ऑप्शन ए भी सही है। तो इसमें क्या हो गया, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में देखेंगे तो लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 32 का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा। यानी कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको याद दिला दें कि समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए एक्स जहाँ एक्स का प्रयोग, यानी कि इस प्रकार से एक्स जहाँ एक्स का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये इसमें किया क्या गया है कि 2 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32। आखिर इसको किस तरह से लिखेंगे हम, तो पहले देख लेंगे। लिखा गया है 2, 4, 8 और 16, 32। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 के पावर 1 और उसी तरह से 2 के पावर 2, 2 दूना के 4, 2 के पावर 3, 2 दूना के 4, दूना के 8, 2 के पावर 4, 2 दूना के 4, दूना का 8, दूना का 16 और 2 के पावर 5, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 2 गुणे 1 करेंगे तो 2, 2 दूना के 4, लेकिन 2 गुणे 3 करेंगे तो ये 6 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 8 है। किसी एक रूल पर लागू होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया है कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरह से पावर किया गया है। यानी कि हर स्थिति में ये 2 सेम है और बदल कौन रहा है, उसका पावर। तो कैसे लिखिएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे, x जहाँ x बराबर 2, 2 बदल नहीं रहा है तो 2 लिखेंगे। हाई हमेशा लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, x जहाँ x लिखना ही लिखना है। लिख लिए बराबर 2, 2 सब में है 2 लिख लिए, लेकिन ऊपर वाला बदल रहा है तो इसको लिख लेंगे n। n मतलब नंबर, ये नंबर बदल रहा है ऊपर आपका। फिर उसके बाद में जो n देखेंगे आखिर ये n आया कहाँ से है, तो n 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो लिख लेंगे n सदस्य है किसका, नेचुरल नंबर का। ये सदस्य को दर्शा रहा है। n किसका सदस्य है, नेचुरल नंबर का। तथा n का मान जो गया है कहाँ तक गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक। यानी कि n का मान जो है 1 से बड़ या बराबर लेकिन 5 से छोट या बराबर है। तो देख लेंगे कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2n है। यहाँ पे देखेंगे x जहाँ x 2 के पावर n, n सदस्य n नेचुरल नंबर का, तथा n का जो मान है 1 से बड़ा और बराबर लेकिन 5 से छोटा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अब दूसरा यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 8 देखते हैं।
सेम उसी प्रकार से लिखा गया है 3, 6, 9, 12 का समुच्चय निर्माण रूप इनमें से कौन सा होगा। चलिए देखिए, समुच्चय निर्माण रूप लिखने से पहले बता रहे हैं कि इसको समझिए कि इसमें किया क्या गया है। 3, 6, 9, 12 है, 3 गुणे 1 करेंगे 3, 3 गुणे 2 करेंगे 6, 3 गुणे 3 करेंगे 9, 3 गुणे 4 करेंगे 12। इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 आया है। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 चौके 12, ये 9 हो जाएगा, ये 6 और ये 3। सबसे पहला हमारा काम यही है कि उसको देखना है कि आखिर उसको किस क्रम में सजाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि 3 से गुणा कर करके मान प्राप्त किया गया है। तो देखेंगे ध्यान से, तो हर स्थिति में ये 3 नहीं बदल रहा है। तो कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिएगा, पहले नंबर मझला ब्रैकेट और x, जहाँ x लिखना ही है, बराबर देंगे। 3 नहीं बदल रहा है, 3 को लिख लिए, 3 बदल नहीं रहा है, 3 को लिख लिए। उसके बाद में गुणा में संख्या है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये कोई संख्या है, नंबर है, तो इसको n से सूचित कर लिए। इसमें क्या था, पावर में था ये, लेकिन इसमें गुणा में है, गुणा में लिख लिए। और ये n कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या, 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या। n जो है वो सदस्य है प्राकृत संख्या का, ये सदस्य एप्सिलॉन सदस्य को सूचित करता है। ये सदस्य किसका है, नेचुरल नंबर का। तथा n का मान लिख लेंगे कि कितने के बीच में है। n का जो मान है 1 से लेकर 4 तक, तो n बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, या n का मान ऐसे लिखेंगे, n जो है वो 1 से बड़ या बराबर है तथा 4 से छोट या बराबर है। देखिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। x जहाँ x ये नहीं है क्योंकि पावर के रूप में है, x जहाँ 3n, n सदस्य है नेचुरल नंबर का, और n का जो मान है वो है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 तक गया है, 1 से बड़ा और बराबर 4 से छोटा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका भी ऑप्शन बी सही हो गया। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 9 को देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि एक सेट दे दिया गया है और उसके लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ध्यान से देखेंगे कि तो ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब क्या होता है, इस एप्सिलॉन का मतलब है सदस्य है, और इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब इस तरह से काट देंगे तो पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है सदस्य नहीं है। तो देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। जब कोई मान दे दिया है और ये मान इस सेट के अंदर है तो भरेंगे ये वाला, यानी कि सदस्य है, अगर नहीं है तो ये वाला भरेंगे। तो देखेंगे पहला दिया गया है कि 8 सदस्य है ए का, लेकिन 8 तो इसका सदस्य है भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है। 8 इस सेट का सदस्य नहीं है क्योंकि 8 इसमें कहाँ शामिल है, इसमें सत्य बताना था, जबकि ये तो असत्य हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, कह रहा है कि 4 सदस्य नहीं है ए का, 4 इस सेट का सदस्य नहीं है। देखेंगे 4 तो है, 4 इस सेट के अंदर है, यहाँ पे 4 सदस्य ए अगर रहता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेट है भी नहीं किया है, सॉरी सदस्य नहीं है इस सेट का, बल्कि ये सदस्य तो है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखेंगे, कह रहा है 3 सदस्य है ए का, 3 जो है ये इस सेट का सदस्य है, बिल्कुल सही कहा है, 3 जो है इस सेट का सदस्य है, ये आपका करेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर 5 में ऑप्शन डी में दिया गया था कि 5 सदस्य नहीं है ए का, ये भी 5 भी सदस्य है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि 5 लिखा गया है कि सदस्य नहीं है ए का, बल्कि यहाँ पर सदस्य है। सदस्य का मतलब क्या है कि वो उस सेट के अंदर शामिल हो, कोई ग्रुप है, कोई आपका क्रिकेट टीम है, उसमें आप शामिल हैं तो आप उसका सदस्य हैं, शामिल नहीं है तो सदस्य नहीं है। जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो जो पैसा दे देते थे बैट बॉल खरीदने के लिए, तो उसका सदस्य होते थे, यानी कि उसका उस पर हमारा अधिकार होता था। लेकिन पैसा जब नहीं देते थे तो उसका जब मन करता था, जो बैट खरीद कर लाता था वो हमें खिलाता था या बैठाता था। अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव 10 नंबर में दिया गया है कि समुच्चय को दर्शाने की कितनी विधियां हैं। तो समुच्चय को दर्शाने की 2 विधियां हैं। कौन कौन से? तो रोस्टर रूप और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को दर्शाने की 2 विधियां हैं, रोस्टर फॉर्म
और दूसरा हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में लिखा गया है कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चयों को किससे सूचित किया जाता है? n से प्राकृत संख्या के समुच्चय को सूचित किया जाता है, r से वास्तविक संख्या रियल नंबर के समुच्चयों को सूचित किया जाता है, और q से परिमेय संख्या को सूचित किया जाता है, जबकि z से आपको पूर्णांक संख्या के रूप में दर्शाना होता है। यानी कि z जो है वो पूर्णांक संख्या को सूचित करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 में देखेंगे तो लिखा गया है कि वैसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिन सकते हैं उसे कहते हैं। यानी कि जिस समुच्चय के अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, या फिर उसे कहेंगे क्या? तो अगर कोई समुच्चय दिया है और उसके अवयव को हम गिन सकते हैं तो इसको कहते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं उसको परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसके अवयवों को नहीं गिन सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो कहा गया है कि जिसको गिन सकते हैं उसको कहेंगे परिमित समुच्चय, अगर नहीं गिन सकते तो उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। अगर केवल एक अवयव हो उसे कहेंगे एकल समुच्चय, और कोई भी उसके अंदर अवयव न हो तो उसको कहेंगे शून्य समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव न हो उसे समुच्चय शून्य समुच्चय कहते हैं, और वैसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा गया है शून्य समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है? शून्य समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है? इस प्रकार से कि इस प्रकार से या इस प्रकार से? तो ध्यान से देखेंगे तो ये फाई है, तो शून्य समुच्चय को फाई और इस तरह से खाली। अभी बोले हैं कि जो शून्य समुच्चय होता है उसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता है। देखिए यहाँ में कहाँ कुछ लिखा गया, अगर 4 लिख देते तो ये एकल समुच्चय बन जाता। तो इसको फाई और इस तरह से मझिला ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कुछ भी अवयव लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि डी में दिया गया है बी और सी दोनों, फाई से भी सूचित किया जाता है और इस प्रकार से भी। 14 नंबर में हो गया कि निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? इसमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब उसके अंदर एक भी अवयव न हो, खाली होना चाहिए। कह रहा है सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए। तो ये दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो कह रहा था रिक्त समुच्चय, जबकि ये रिक्त समुच्चय नहीं बल्कि एकल समुच्चय बन गया। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे, कह रहा है डी से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम। डी से प्रारंभ होने वाला महीना, तो इस तरह से जनवरी फरवरी पढ़ते जाएंगे तो आपका दिसंबर जो आएगा वो डी से आरंभ होता है। यानी कि इसमें भी एक अवयव आ गया, इसमें भी एक अवयव आ गया। इसका मतलब ये भी एकल समुच्चय है, ना कि ये रिक्त समुच्चय है, शून्य समुच्चय है, जीरो सेट या नल सेट, इसका बहुत सारा नाम है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, करा इस तरह से और कह रहा है कि एक से सदस्य होना चाहिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन होता है, ये एक से जहाँ एक समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, तो इसको सोल्व करेंगे। चूँकि x प्लस 2 बराबर दिया गया है -1, x का वैल्यू निकालेंगे, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2, जोड़ लेंगे -3, x का मान -3 आ गया, एक संख्या आ गया है -3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या आ गया तो इसको क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है कि x का जो मान होना चाहिए वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, जबकि हई प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि इसमें माइनस लग गया। प्राकृत संख्या में माइनस नहीं लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता है, प्लस में संख्याएं रहती है प्राकृत संख्या, ऋणात्मक नहीं होती है प्राकृत संख्या। इसका मतलब कि इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि x का मान जो है वो माइनस में आया है, जबकि हम जानते हैं कि x का मान माइनस में कभी भी इस नेचुरल नंबर के अंदर नहीं हो सकता है। -x इसके अंदर नहीं हो सकता है माइनस में मान। इसका मतलब कि इसके अंदर एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो x + 2 = -1 को संतुष्ट करता हो और वो संख्या नेचुरल नंबर का हो, यानी कि प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या प्लस में आता है, जबकि ये माइनस में आ गया। इसका मतलब इस वैसा एक भी संख्या नहीं है, 0 है। ऑप्शन सी आपका सही हो गया।
डी बोल रहा था इनमें से कोई नहीं, बल्कि ऑप्शन सी सही हो गया, तो इसमें देखना कोई ज़रूरी नहीं है।